नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय विधायिका। ठीक है, ओके। किस तरीके से हमारे इंडियन लेजिस्लेचर काम करता है। तो ये एक फ्लोट चार्ट है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना और बना लेना इसको पहले से। नहीं बनाना तो एक बार देख लो। तो हम आज क्लास में संसद से शुरुआत करेंगे। संसद क्या है? यूनियन लेग या स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल। तो हम जो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे संसद से करेंगे। तो ये एक फ्लो चार्ट है, आप इसको अच्छे से बना सकते हो। वीडियो को पॉज कर लेना। प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, इन सब के बारे में चलिए अब अपना हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है और इसके बारे में आपने अच्छे से अपने क्या कहते हैं स्कूल में पढ़ा भी होगा 11वीं क्लास में, जो थे ना सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ पे संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, मिलकर स्थापित होती है संसद। और भारतीय संविधान संसद 79 में शामिल है और ये 5वें भाग में आता है संसद वाला हमारा सारा पार्ट। तो इतनी बात आपको समझ आई? ओके। वो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ओके। और संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये थोड़ा सा अंतर है, याद रखना। संसद केंद्र सरकार की विधायी अंग है। संसदीय प्रणाली जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। आप अपनाने के कारण, देखो संसद अपनाने के कारण जो है संसदीय प्रणाली को अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशेष स्थान रखती है। ऑब्वियसली बात है। संविधान के 5वें भाग अनुच्छेद 79 से लेकर 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है। और संसद की स्थापना 1954 में हुई थी। 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर राज्यसभा, लोकसभा शब्द को अपनाया गया था। ठीक है। और ये जो लिखा ना A81 की आर्टिकल है, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81। ठीक है, ओके। राज्यसभा राज्य व संघ राज्यों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ओके। चलो यहाँ पर अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और ना ही संसद में वह बैठता है। लेकिन जो पी लिखा है ना, ये राष्ट्रपति है, यानी कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, इम्पोर्टेंट पार्ट है संसद का। क्योंकि दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि यानी कि कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति यानी कि हस्ताक्षर नहीं दे देता। जब तक वो साइन नहीं करेगा कोई भी कानून बन ही नहीं सकता। ओके। संसद की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट। अब संसद कैसे बनी, तो हमको पता है संसद बनती कैसे है, जिसके अंदर राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, इनको मिलाकर संसद बनती है। तो हम पढ़ें राज्यसभा के बारे में। तो आज की क्लास में राज्यसभा के पढ़ेंगे, फिर लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। और राष्ट्रपति का टॉपिक बहुत ज़्यादा पढ़ा है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आता है वो होता है राष्ट्रपति की शक्तियाँ बताओ। ये ज़्यादातर ये क्वेश्चन रहता है, लेकिन हम सारा अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। ओके, बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ओके। राज्यसभा में 250 मेंबर हैं। 238 सदस्य राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि यानी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी 12 बंदे पहले राष्ट्रपति चुन लेते हैं। राज्यसभा 245 सदस्य, 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 संघ राज्यों के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये लोग सिलेक्शन है, ये जो लिखा है ना 250 की अधिकतम है। वर्तमान में 245 सीटें हैं राज्यसभा की और इस तरीके से उनका आवंटन हो रखा है, ये याद रखना। नोट करके लिखा है, अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है, जो आपके सामने ये रिप्रेजेंट हो रखी है। संघ ये है राज्यसभा की सीटें किस तरीके से, देखो ये भी लिखी हैं और वो भी हैं।
संघ या राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व का निर्वाचन के लिए प्रतिनिधि का चयन निर्वाचक मंडल द्वारा, ठीक है, द्वारा अनुपातिक पद्धति के आधार पर होता है। ये अनुपातिक पद्धति प्रणाली, ये सब आप 11th क्लास के चैप्टर 3 जो चुनाव वाला चैप्टर था उसमें पढ़ चुके हो। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली व पांडिचेरी और अब जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या कम होने के कारण उनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। यानी कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं ना, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं, जैसे चंडीगढ़ है, ठीक है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता, उनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, ठीक है। जैसे मिल गया दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, तो 6 अन्य यूनियन टेरिटरी की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम होने के कारण उन्हें अलग प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। यानी कि जिसकी जनसंख्या ज़्यादा राज्यों के हिसाब से, यूनियन टेरिटरी के हिसाब से पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उन्हीं को राज्यसभा में इम्पोर्टेंस दी जाएगी। उनको मतलब कि वो है नहीं, हिस्सा नहीं, उनको नहीं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते, सीधी सी बात है, तो ये गलत बात है। राज्यों का प्रतिनिधि का निर्वाचन, अब देखो किसी इंसान की पॉपुलेशन कम हो या ज़्यादा हो, इम्पोर्टेंस और प्रतिनिधित्व सभी को बराबर मिलना चाहिए और दोनों इलाकों में मिलना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में भी लोकतंत्र है, इसलिए हमारी जो कंपैरिजन होगी इसमें वो अमेरिका के साथ रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र वहाँ भी है और लोकतंत्र यहाँ भी है। इसलिए राज्यों का प्रतिनिधित्व का निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक निर्वाचन प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। एक गंदा सा नाम आप पहले भी पढ़ चुके हो। ये RS का मतलब है राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के आधार पर होता है। जैसे यूपी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यूपी में 31 है और त्रिपुरा में 1 राज्यसभा की सीट है, ठीक है। नोट करके यहाँ पे लिखा है, USA उस सदन में प्रत्येक राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है और USA में 2 सरकारें हैं, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, और वहाँ पे जो भी अगर सीटें हैं, जैसे यहाँ पे बोला है राज्यसभा के वहाँ 100 सीटें हैं, तो हर किसी में आधी आधी बटी, जो 2A करके लिखा है, यानी कि सभी पर्सन को 2-2 सीटें मिल रखी हैं। ऐसा नहीं किसी को ज़्यादा मिल गई, किसी को कम, जैसे यहाँ पे मिला यूपी में 31 है, त्रिपुरा में 1 है, तो ये गलत बात है। तो सभी का इक्वल राइट्स होना चाहिए, तो सभी हम सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं। नामांकित सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर, 12 मेंबर राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्र से निर्वाचित किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को नामांकित करने के पीछे उद्देश्य है कि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में जा सके। USA में ये व्यवस्था नहीं है, जिसको आना है चुनाव होगा तभी, ऐसे नहीं, ठीक है। ओके, राज्यसभा आर्टिकल 80 के उच्च सदन, ये इम्पोर्टेंट है, वो वाला अगर आपने ये सारी चीज़ें अगर नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद रखना। राज्यसभा, ये सारी बातें पॉइंट में लिख दी छोटी छोटी। राज्यसभा आर्टिकल 80 संसद के उच्च सदन के रूप में राज्यसभा है, कार्य करता है, ठीक है। ये उच्च संसद का उच्च सदन कह सकते हैं और पहला भी सदन कह सकते हैं, ऊपरी सदन वैसे हम इसको बोलते हैं। राज्यसभा अधिकतम जनसंख्या कितनी है, सीटें कितनी हैं, 250 हो सकती हैं, वर्तमान में 245 पे काम होता है। 233 सदस्यों का चुनाव 28 राज्यों तथा दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर शासित प्रदेशों के विधानमंडलों द्वारा किया जाता है। शेष 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि में के विषय के द्वारा होता है। यानी जो 12 सदस्य होते हैं ना, वो अपने अपने इलाके में कला, साहित्य, विज्ञान इन सब में महारथी होते हैं। और राज्यसभा जो है 6 वर्ष के लिए कार्यरत होती है, लेकिन जब आपातकाल कभी लगता है ना, आपातकाल, ठीक है, तो इसका कार्यकाल उस टाइम 5 साल का हो जाता है और लोकसभा का कार्यकाल 6 साल का हो जाता है। यहाँ कम होता है, वहाँ बढ़ा देते हैं। स्थायी सदन है, ठीक है, राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। जो विपक्ष होता है ना, वो भी कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं भाई साहब।
राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है। राज्यसभा की अंतिम बैठक तथा नए सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा की अंतिम बैठक तथा नए सत्र की बैठक के बीच में 6 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर अगली बैठक हो जानी चाहिए। अब देखो, राज्यसभा की योग्यताएं और लोकसभा की योग्यताएं ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, बस थोड़ा सा अंतर है, यहाँ 30 है वहाँ 25 है। ओके, चलिए, यहाँ पर लिखा है कि वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु हो, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद का ना हो, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो, जॉब वगैरह छोड़ दिया हो, पागल या दिवालिया ना हो। आधे से ज़्यादा तो हमारे सरकार में भरे हुए हैं कि पागल या दिवालिया नहीं कह सकते, हम पागल हैं, क्योंकि आते ही वो हमारी करोड़पति तो बन ही जाते हैं। जिस राज्य का प्रतिनिधित्व पाना चाहता है उस राज्य के किसी संसदीय क्षेत्र का मतदाता हो, राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति, देखो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति होता है, और राज्यसभा के सदस्यों में से एक उप सभापति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति यानी एब्सेंट है, वो है नहीं, किसी भी कारण तबीयत खराब होगी, कुछ भी कोई कारण है कि है नहीं वो, तो उनके सारे काम उपसभापति के कर्तव्यों का पालन करना होता है। उसी तरीके से प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति किसी कारण से नहीं है, ठीक है, किसी भी कारण पूर्वक वो वहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो सारा काम कौन करेगा? वो सारा का सारा काम किनको करना पड़ेगा? राष्ट्रपति को, सॉरी उपराष्ट्रपति को सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, इसको अच्छे से तैयार कर लेना भाई। राज्यसभा की शक्तियाँ या कार्य। राज्यसभा और लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है, ठीक है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कर देंगे मिलकर। संसद का अभिन्न अंग होने के कारण इसकी सहमति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। केवल राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संविधान के आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकते हैं। इसमें ये स्वयं कर सकते हैं, ऑल इंडिया जो हमारे जॉब वैकेंसी वगैरह निकलती है ना, उसमें। राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकें। ऐसे में संसद राज्य सूची के उस विषय पर भी कानून बना सकती है। ये जो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इन सब के बारे में, जो उसके अंदर जो पॉइंट्स दे रखे हैं, आई थिंक राज्यसभा में 66 पॉइंट दे रखे हैं, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। चलिए, 1 महीने से अधिक यदि आपातकाल लागू 1 महीने से अधिक यदि आपातकाल लागू करना हो तो उस प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा राज्यसभा दोनों से होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर इमरजेंसी लगानी तो लोकसभा राज्यसभा से पास होना ज़रूरी है, क्योंकि 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी, कोई भी मंत्री बैठक नहीं हुई थी उसकी, कोई भी मंत्री बैठक नहीं हुई थी। तब इसमें ये सारे चेंज करे गए थे कि देश में अगर कोई इमरजेंसी अगर लगानी है तो भाई कम से कम उसकी एक बैठक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबकी बहुमत होना ज़रूरी है। इसलिए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करती है। याद रखना, सबसे पहले जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में आता है सबसे पहले, और वहीं से पारित होता है। राज्यसभा सिर्फ उसके अंदर संशोधन कर सकती है। ठीक है, संशोधन राज्यों की हितों यानी शक्तियों की राज्यसभा सुरक्षा करती है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग का मतलब है केस कर सकते हैं कि भाई इनको हटाना है अपने पद से, तो लोकसभा राज्यसभा से प्रस्ताव पास होना चाहिए, तब जाके इनमें प्रक्रिया शुरू होती है। महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित समझा जाता है जब दोनों सदनों इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर देंगी। ठीक है, उससे पहले नहीं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे
इन सभी बातों को अच्छे से पढ़ लेना, ये फ्लो चार्ट बना लेना और अपने नोट्स बना लेना भाई अच्छे से, और इनको अच्छे से तैयार कर लेना। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है, जिसको डाउट है।